सम्राट अशोक का सही इतिहास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। भारत के इतिहास में यह बहुविख्यात स्थापना है कि सम्राट अशोक ने लिखवाया है कि राजकीय रसोई में पहले जहां सैकड़ों पशु पक्षी भोजन के लिए मारे जाते थे, वहां अब सिर्फ 3 प्राणी, 2 मोर और 1 हिरन मारे जाते हैं और भविष्य में वे भी नहीं मारे जाएंगे। सवाल यह है कि मोर मौर्य वंश का टोटेम और हिरण बौद्ध धर्म का पवित्र पशु था। फिर अशोक ने ऐसा क्यों लिखवाया? दरअसल अशोक ने मोर और हिरण मारने की बात नहीं कही है, वे 2 पक्षी और 1 पशु मारने की बात कही है। इतिहासकारों ने गलती से पक्षी को मोर से और पशु को हिरण से जोड़ दिया है। आप शाहबाज गढ़ी का शिलालेख पढ़िए, उसमें लिखा है कि 2 मृगों मारे जाएंगे। फिर मनसेहरा का शिलालेख पढ़िए, लिखा है कि 1 मृगे मारे जाएंगे। मतलब कि अशोक ने लिखवाए कि 2 मृग और 1 मृग मारे जाएंगे। मृग का मतलब पक्षी और मृग का मतलब पशु होता है, अर्थात अशोक ने 2 पक्षी और 1 पशु मारने की बात कही है। मृग से फारसी का मुर्ग बना है। फारसी में मुर्ग का अर्थ पक्षी होता है, मुर्गा बाद में उसका पर्याय बना, इसलिए मुर्ग बाग का अर्थ पक्षी विहार, मुर्गे सहर का अर्थ सुबह बोलने वाला पक्षी, शुतुरमुर्ग का अर्थ ऊंट जैसी लंबी गर्दन का पक्षी, मुर्गाबी का अर्थ बतख की प्रजाति का पक्षी होता है। मृग से संस्कृत का मृग बना है। मृग का असली अर्थ पशु होता है, हिरन बाद में उसका पर्याय बना। इसीलिए शेर को मृगराज, पशुओं का राजा, बंदर को शाखा मृग, शाखाओं पर रहने वाला पशु, और हाथी को हस्तीन मृग, हाथ वाला पशु कहा जाता है। कन्नड़ और मलयालम में आज भी पशु को मृग कहा जाता है। मृगया अर्थात शिकार। तो शिकार सिर्फ मृग, हिरन का नहीं बल्कि अनेक प्रकार के पशुओं का होता है। दरअसल इतिहासकारों ने मोर और मृग का संदर्भ गिरनार शिलालेख से लिए हैं। डॉक्टर बरुआ ने अपनी पुस्तक अशोका एडिक्ट्स इन न्यू लाइट में लिखा है कि मोर भी पक्षी का पर्याय है, न कि मयूर का। उन्होंने इसकी पुष्टि में बुद्धघोष की मज्जिम निकाय टीका का हवाला दिया है कि मोर दरअसल पक्षी समुदाय को दर्शाता है। मैंने मृग और मृग का संदर्भ ई हुल तजसच 1857 से 1927 की पुस्तक इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक से लिया है। हुल तजसच जर्मनी के प्राच्यविद थे और अशोक के शिलालेखों के प्रखर जानकार थे। नीचे का पन्ना उन्हीं की पुस्तक से है। शम्स से सिराज अफीफ सुल्तान फिरोज तुगलक के काफी करीबी थे और दीवाने वजारत में कार्यरत थे। अपनी पुस्तक तारीखे फिरोज शाही में अशोक स्तंभ टोपरा से दिल्ली लाए जाने का वृत्तांत लिखा है कि सुल्तान ने स्तंभ उखाड़ने के बाद इसे खरोच न लगे इस कारण रेशम की रुई पर रखवाया था। लाट सुकुमार को खरोच न आए कि तुझे रुई में संजोकर कभी रेशम पर सुलाया गया था, आज खरोच खरोच है। दिक्जीवन सम्राट विहीना। मध्यकाल में सम्राट अशोक की लिपि पहेली बनी हुई थी। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 विशाल स्तंभ दिल्ली उठवा मंगवाए थे, मगर कोई भी विद्वान उसे पढ़ नहीं सका। सम्राट अकबर भी स्तंभ पर लिखे आशय को जानना चाहते थे, मगर पढ़ने वाला कोई नहीं। आधुनिक काल में अंग्रेज भी इसे पढ़ने को लेकर पसोपेश में थे। आखिरकार विलियम जॉन्स ने बनारस के तत्कालीन हाकिम के पास अशोक की लिपियों की छाप भेजी कि आप इसे बनारस के किसी विद्वान पंडित से पढ़वाइए, इसलिए कि बनारस विद्वान पंडितों का शहर है। बनारस के एक विद्वान पंडित ने इसे पढ़कर बताए कि इस पर युधिष्ठिर का गुप्त वनवास लिखा है। इतना ही नहीं, उस विद्वान पंडित ने अशोक की लिपि को पढ़ने की एक जाली किताब भी लिख डाली और बताए कि मैंने सही पढ़ा है। बहुत दिनों तक उस विद्वान पंडित की बात सत्य मानी जाती रही। शुक्रिया जेम्स प्रिंसेप की आपने अशोक के अभिलेखों को सही पढ़ लिया, वरना पंडित जी की उस जाली किताब से पढ़े जाने पर अशोक के अभिलेख महाभारत और रामायण की कहानी बन जाती। शुक्रिया जेम्स प्रिंसेप। भला हुआ कि अशोक स्तंभ के अक्षर पढ़ लिए गए, वरना आज तक यह भीम की लाठी ही कही जाती।
अशोक सम्राट के स्तंभ कारीगरी के अनोखे नमूने हैं। पत्थर के स्तंभों पर शानदार चमक है, ऐसी कि धातु के होने का भ्रम होता है। पहला भ्रम अंग्रेज यात्री टॉम कारेट को हुआ था। वे 17वीं सदी के मुगल काल में भारत आए थे। टोपरा दिल्ली स्तंभ देखा और लिखा कि यह पीपल की परत चढ़ा स्तंभ है। दूसरा भ्रम 19वीं सदी के आरंभ में आए बिशप हैबर को हुआ और लिखा कि यह ढली हुई धातु का है। अजीब इंजीनियरिंग थी। जब फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाए थे तब इसे खींचने के लिए 8,400 लोग लगे थे, वो भी जब इसे कोई 150 मील ले जाना था। सोचिए कि अशोक के इंजीनियरों ने कैसे चुनार से टोपरा भेजा होगा। अचरज होता है। आप चित्र 1 में अशोक स्तंभ के शीर्ष की कमल चौकी देख रहे हैं। चित्र 2 में सुसज्जित वृषभ देख रहे हैं। ये दोनों खुदाई में आसपास कौसाम्बी से 2.40 किलोमीटर की दूरी पर 1963 से 64 में मिले थे। यदि चित्र 1 पर चित्र 2 को रखिएगा तो आपको चित्र 3 में दिखाए गए अशोक के रामपुरवा का वृषभ शीर्ष मिल जाएगा। खंड खंड अवशेषों को जोड़कर मुकम्मल परिदृश्य कायम किया जा सकता है। दिलीप कुमार चक्रवर्ती की पुस्तक आर्कियोलॉजिकल ज्योग्राफी ऑफ द गंगा प्लेन में लिखा है कि अयोध्या के सरयू तट पर नागेश्वर नाथ मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वह अशोक स्तंभ के शीर्ष पर मौजूद उल्टे कमल पर स्थापित है। अयोध्या का यह उल्टे कमल का शीर्ष गुणवत्ता में सारनाथ जैसा है। इससे मौर्य काल में अयोध्या के महत्व का पता चलता है। चित्र 1 पुस्तक है। 2 अशोक स्तंभ पर स्थापित शिवलिंग है और 3 जो किताब में लिखा है वो है। भुवनेश्वर के भास्करेश्वर मंदिर का शिवलिंग सम्राट अशोक के स्तंभ का रूपांतरण है। गुणाकार मूल्य भारतीय लिपियों की कहानी पृष्ठ 37। लाट भैरव अशोक स्तंभ कैसे? चीनी यात्री हैंसांग ने 7वीं सदी में भारत की यात्रा की। वे बनारस भी गए। बनारस यात्रा का पूरा विवरण उनकी पुस्तक के 7वें अध्याय में है। उन्होंने लिखा कि बरना नदी के पश्चिमी भाग में अशोक का बनाया हुआ 100 फीट ऊंचा स्तूप है। स्तूप के सामने पत्थर का कांच की भांति चमकीला एक स्तंभ है। विसेंट स्मिथ ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अशोका पिलर एनी ऑफ बनारस सिटी डिस्क्राइब बाय ह्वेनसांग 1909 में इस अशोक स्तंभ की पहचान बरना नदी के पश्चिम में स्थित लाट सरैया में मौजूद लाट भैरव के रूप में की। फ्रेंच यात्री ट्रेवेनियर 1605 to 1689 ने 1665 में बनारस की यात्रा की। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत के 8वें अध्याय में लिखा कि यह स्तंभ कोई 32 से 35 फीट ऊंचा है। इसकी मोटाई करीब उतनी है जितनी कि 3 आदमी के मिले हुए हाथों की गोलाई है। कालांतर में 1809 के एक दंगे में इस स्तंभ के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस घटना का विवरण हमें फिल रॉबिन्सन के एक संग्रह 1865 से प्राप्त होता है। बाद में टूटे हुए स्तंभ को ताम्र कवच से मढ़वा दिया गया।